अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि एक तो लेक्चर 3 में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, आज सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कैपेसिटर से रिलेटेड होगा। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जाता है, और जो रिलेशन है Q इज इक्वल टू सी वी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होती है, इस चीज को स्टडी करेंगे। और फिर हमारा मेन फोकस होगा, हम ये सीखेंगे कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, नंबर 1 ये क्या होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और हम ये देखेंगे कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, और इसके लिए हम मजीद इंशाल्लाह 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि लेट्स से जी, अगर कूलम्स लॉ जिसे आप लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये जी हमारा कूलम्स लॉ है। तो मैंने इसमें कहा था कि इसमें 2 टर्म्स अक्सर पूछी जाती है एमसीक्यूज के तौर पे, जो कि मैंने कहा था कि आप इसे अपने तौर पे कीजिए। लेट्स से मैं कहता हूं बेटा F/Q1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर Q1 को देखा जाए तो ये Q2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वहां पे क्या रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें यहां पे चार्ज Q2 रह जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप इस फैक्टर को लिखें K, कूलम्स कांस्टेंट, तो इस फैक्टर को हमने लिख दिया कूलम्स कांस्टेंट K Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बच्चों आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ना इसको जरा निगलेक्ट कर दो, आप जस्ट इस फॉर्मूला के ऊपर गौर करो और देखो कि ये क्या चीज बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ/R, तो ये भी तो फील्ड का फॉर्मूला बन गया है KQ2/R स्क्वायर। लेकिन ये किस चार्ज की फील्ड की बात हो रही है, जो चार्ज यहां पे प्रेजेंट है। तो दिस फैक्टर KQ2/R स्क्वायर ये उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो चार्ज कौन सा है, Q2। तो बेसिकली F/Q1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q2। और सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स देखें, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर अब मैं चार्ज Q1 को यहां पे रहने दूं और चार्ज Q2 को यहां से उठा के इसके नीचे ले आऊं, तो ये बन जाएगा F/Q2, और ये सिमिलरली ये बन जाएगा KQ1/R स्क्वायर। तो अब आपने ये सीखा कि फोर्स ओवर Q2 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को। और वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहली चीज तो देख के समझ आ गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहा होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई वो हमें फॉर्मूला से पता चल गई। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक इंफॉर्मेशन है ये आपने अपने नोट्स में ऐड कर ली होगी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कैपेसिटर की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। अब चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की एक प्लेट एक टाइप का चार्ज स्टोर करेगी और जो दूसरी प्लेट है वो दूसरी टाइप का चार्ज स्टोर करेगी। लेकिन ये स्टूडेंट्स कई दफा इट इज बेटर टू से कि जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, यूज्ड टू स्टोर एनर्जी in the form of electric field in the form of this E is electric field between the plates। तो यहां पे आपने क्या सीखा
यहां पे आपने सीखा कि देखें, इन जनरल तो अभी तक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में यही पढ़ा था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपनी प्लेट्स के दरमियान एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर बात की जाए तो कैपेसिटर की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है एंड सो ऑन, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर है डियर स्टूडेंट्स, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आइए देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं हमारे पास। जैसे कि देखें, ये फर्स्ट मेटालिक प्लेट मैंने आपके सामने ड्रॉ की और इसके बिल्कुल पैरेलल एक दूसरी प्लेट होती है। तो इनिशियली ये दोनों प्लेट्स क्या हैं? अनचार्ज्ड हैं। दोनों इनिशियली क्या है? न्यूट्रल हैं। ठीक है जी। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, सर्टेन गैप होता है। तो टेक्स्ट बुक के लिहाज से अगर बात की जाए तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू प्लेट्स इज नोन एज डी। तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू प्लेट्स। कैपेसिटर की एक ये प्लेट है, इसके पैरेलल एक ये प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, अब ये याद रखने वाली बात है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम के तौर पर जो भी चीज मौजूद होती है डियर स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है? या यूं कह लें कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम के तौर पे जो चीज मौजूद है उसे आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, एयर। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक के तौर पे एयर हो सकती है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक के तौर पे वैक्यूम हो सकता है। या डियर स्टूडेंट्स, एयर और वैक्यूम के अलावा या डियर स्टूडेंट्स, एयर और वैक्यूम के अलावा इंसुलेटर हो सकता है। तो अब यहां पे एक बात करते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज किस तरीके से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसकी जो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, इसकी प्लेट्स को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करना पड़ता है। एक्सटर्नल सोर्स को आप सेल भी कह सकते हैं, बैटरी भी कह सकते हैं। तो लेट्स से यहां पे मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया। तो ये देखें, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और मैंने इन अनचार्ज्ड प्लेट्स को एक सेल या बैटरी से अटैच कर दिया जिसके पोटेंशियल को लेट्स से मैं कहता हूं VB। ये याद रखना है क्योंकि इसे बोलेंगे हम द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, द वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चार्जिंग प्रोसेस में होता क्या है, आइए इस बात को सीखते हैं। स्टूडेंट्स, चार्जिंग प्रोसेस में ये होता है कि एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट किए जाते हैं। ये काम कौन करता है? ये काम आपकी एक्सटर्नल बैटरी करती है या सेल करता है? ये देखें, अब ये एक मेटल प्लेट है, इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो प्लेट है डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी के किस टर्मिनल से अटैच है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ इस तरीके से आएगा। फिर बैटरी अपनी EMF को यूज करेगी और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे शिफ्ट करेगी बाय डूइंग वर्क ऑन इट। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आके इधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया तो डेफिशिएंसी की वजह से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां का जब एक इजाफी इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बैटरी ज्यादा से ज्यादा वर्क करती चली जाएगी चार्ज कैरियर्स के ऊपर और इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके यहां पे डिपॉजिट करती जाएगी। तो इस प्लेट के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होती चली जाएगी और इसी तरह इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी। अब आप अगर नोट करें तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करेगी जिसे मैं इस तरीके से शो कर देता हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब शुरू में कहा था ना कि जो कैपेसिटर है ये एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो एनर्जी का अंदाजा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाया जाता है। बच्चों, कहा जाता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के दरमियान, आप ये कह लें कि कैपेसिटर ने उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर ली है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक वर्ड बोला था यहां पे, वो वर्ड ये था कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस V यहां पे डेवलप हो चुका है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर होने वाला चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। यही वजह थी, मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला था, इसे बोले VB, और देखें बाद में जब मैंने कहा कि प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, वो क्या है V। तो बहुत से बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, वो ये समझ बैठते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी में ये जो वोल्टेज नजर आ रहा है यहाँ, ये कौन सा है, ये प्लेट्स के दरमियान वाला नहीं है, वो समझते हैं कि ये शायद बैटरी का है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो V है ना, V ये प्लेट्स के दरमियान है। आप कैपेसिटर की प्लेट्स पे जितना ज्यादा चार्ज डिपॉजिट करवाते चले जाओगे, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर स्टोर्ड चार्ज कम है तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान ये पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो बात समझ लें कि दिस V इज नॉट दिस, ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं है, ये कौन सा है, प्लेट्स के दरमियान जो डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से। अब डियर स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेके आए तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है C, जिसे बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं ये क्या है, एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम कैपेसिटेंस को भी देखेंगे कि उसका क्या फॉर्मूला है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस रिलेशन से ये जो कैपेसिटेंस है इसका क्या फॉर्मूला बनता है। डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और कैपेसिटेंस के पहले यूनिट्स को डिफाइन कर लें। इसके यूनिट्स बनेंगे जी कूलम्ब पर वोल्ट, जिसे फैराड बोला जाता है। तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स हैं वो हैं जी फैराड। मैं यूं लिखूंगा 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। अब एक छोटा सा एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट्स, और एमसीक्यू ये है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। एमसीक्यू ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे मौजूद चार्ज को डबल कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे मौजूद चार्ज को डबल कर दिया जाए तो इस रिलेशन को जरा देख के बताइए कि कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। अब आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सर देखें कैपेसिटेंस का और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है। वो कहते हैं सर देखें अगर आप चार्ज को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, डबल। लेकिन ये स्टूडेंट्स मजे की बात यह है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज को डबल करने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहां पे सीखने वाला पॉइंट यह है बच्चों कि ये जो कैपेसिटेंस है ना, खबरदार अगर आप में से किसी ने कहा कि ये चार्ज पे डिपेंड करती है, नहीं करती। कैपेसिटेंस प्लेट्स के दरमियान क्या वोल्टेज पे डिपेंड करती है, बिल्कुल भी नहीं करती। तो फिर कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है, अभी लेटर ऑन हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैंने यहां पे ये बताया कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही V पे डिपेंड करती है। देखिए आपको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नजर आ रही है, तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा कि डियर स्टूडेंट्स एज वी नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स पे मौजूद चार्ज को डबल करते हो तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, और यहां से जब आप न्यू कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, 2Q डिवाइडेड बाय 2V। तो ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे हुई, ये आपने देख लिया। अब आपके माइंड में, बहुत से बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर ने अभी बताया कि जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके यहां पे आते हैं तो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और ये 3 बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें, और ये पता है किसे जाके रिलेट करेंगी, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को जाकर रिलेट करेंगी। बस एक बात याद रखिएगा, देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कैपेसिटर कब चार्ज होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये ज्यादा होना चाहिए
प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है ये या तो जीरो होना चाहिए या कम होना चाहिए, यानी वन एवर देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल क्या है हाई, यहां का पोटेंशियल क्या है लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे तो चार्जिंग होगी। तो इसका मतलब इफ द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या हो रहा होगा, यहां पे याद रखेंगे आप कि चार्जिंग प्रोसेस चल रहा होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, चार्जिंग हो रही होगी, ये कंडीशन याद रखनी है। और अगर ऐसा हो जाए कि जितना पोटेंशियल बैटरी का है प्लेट्स के दरमियान भी ये पोटेंशियल उतना ही एग्जिस्ट करे, तो फिर ना यहां से कोई चार्ज यहां जाएगा ना यहां से यहां पे आएगा, मतलब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे नहीं जा सकते क्योंकि दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है वो ये है, इफ द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो इसका मतलब है नो चार्जिंग, चार्जिंग प्रोसेस रुक जाएगा। ये वो कंडीशन आ गई है जिसमें आप कहते हैं कि कैपेसिटर मैक्सिमम एक्सटेंट तक जितना चार्ज हो सकता था हो गया, अब मजीद आप इसे चार्ज नहीं कर सकते, ये वो कंडीशन है। और लेट्स से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां से बैटरी को रिमूव कर देता हूं, बैटरी को रिमूव करके यहां पे कोई लोड रेजिस्टर लगा देता हूं, तो अगर मैं यहां पे कोई लोड रेजिस्टर लगा दूंगा तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अभी क्या है, जीरो, ऊपर पोटेंशियल क्या है, हाई, तो हाई पोटेंशियल से चार्जेस लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हो रही होगी, डिसचार्जिंग। तो यहां पे तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं जिसमें आपने ये याद रखना है कि बैटरी को फिर रिमूव करना है और यहां पे कोई रेजिस्टर लगाना है जिसमें से चार्जेस गुजरेंगे। तो इफ V इज ग्रेटर देन VR, तो फिर कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए कि कैपेसिटर से रिलेटेड आपको कैसा कैसा कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है जो एमसीक्यूज में आ सकता है। अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें, एमसीक्यू आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे कहा जाएगा कि आपके पास एक कैपेसिटर है, लेट्स से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैरेड और आपने उस कैपेसिटर को बैटरी के साथ चार्ज किया और उसकी प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डेवलप हो गया 8 वोल्ट। तो बताइए कि कैपेसिटर ने अपनी प्लेट्स पे कितना चार्ज स्टोर किया, ये बात पूछी गई है। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन देखें, Q किसके बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो C कैपेसिटेंस कितनी है 50, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶, तो 50 माइक्रो लिख दिया हमने। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, अच्छा जी 8 को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आएगा चार्ज इज इक्वल टू 8 0 0 8 5 40, ये 400 आ गया और ये 10 की पावर -6 एज इट इज। अब ये जो डियर स्टूडेंट्स 400 है, क्या मेरा बेटा आप इसे 10⁻+2 नहीं लिख सकते, तो 10⁻+2 ये और 10⁻⁻6 ये कितना बन जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 × 10⁻⁻6। तो पता ये चला कि अगर एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड हो और आपने उसे बैटरी लगा के ऐसे चार्ज किया कि उसकी प्लेट्स के दरमियान 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे मौजूद जो चार्ज होगा वो 10⁻⁴ × 10⁻⁻4 कूलम्ब होगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, ये जरा ग्राफिकल क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। अच्छा जरा उस प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर फोकस कीजिए, Q किसके प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल है, यानी प्लेट्स पे जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होता जाएगा प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा होता जाएगा। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट कर दें Q और V के दरमियान, तो वो ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये देखें, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वर्टिकल एक्सिस पे लेट से चार्ज Q डिस्कस कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी है, इस वजह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्राफ की स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, यहां बताइए इस ग्राफ की स्लोप क्या बताती है। तो स्लोप क्या चीज है,
वैसे तो अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में डिस्कस करना है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने इसे अभी ऐसे याद रखना है कि किसी भी ग्राफ की स्लोप बेसिकली tan थीटा होती है या डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. Change in the values of y-axis divided by change in the values of x-axis is known as slope. ठीक है, आप इसे अभी ऐसे याद रखें बड़े बेसिक लेवल पे. अब डियर स्टूडेंट्स y-axis पे क्या है? चार्ज है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये मैं लिखूंगा q डिवाइडेड बाय v. अब q डिवाइडेड बाय v किसे रिप्रेजेंट करता है? ये देखें, q डिवाइडेड बाय v रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को. यहां से स्टूडेंट्स पता ये चला कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ जो कि क्या है, q डिवाइडेड बाय v है और वो कैपेसिटेंस को डिस्कस करती है. तो ये एक एमसीक्यू आपने याद रखना है. अब एक और एमसीक्यू आपसे पूछता हूं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, आप सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा. आइए जरा देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से जी हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2000 माइक्रोफैरड. आपने उस कैपेसिटर को इतना चार्ज किया एक बैटरी के जरिए कि उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो गया वो 16 वोल्ट का था. चार्जिंग प्रोसेस में क्या हुआ था? इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके इस प्लेट पे डिपॉजिट किया गया था. क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are transferred from one plate to another. ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है. जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चले मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं. एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2000 माइक्रोफैरड है. इसकी प्लेट्स के दरमियान 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. बताइए जब इसे चार्ज किया गया होगा तो चार्जिंग प्रोसेस में एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी ने ट्रांसफर किया है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. तो जी डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट का टाइम है आपके पास. इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसमें क्या लॉजिक यूज होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें कोई भी अजीब चीज नहीं पूछी गई आपसे. ये देखें, आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जानते हो, कोई फॉर्मूला बाहर से नहीं लग रहा. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा. Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होना है. अब देखें जरा, यहां पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू CV. ये जो बड़ा चार्ज है Q, ये कैसे बनता है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मिला दो तो एक बड़ा चार्ज बनता है, जिसे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हो. तो ये देखें, Ne इज इक्वल टू CV. तो देखें Q की जगह क्या लिख दिया? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. आपने क्या निकालना है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि उसने पूछा हाउ मेनी. तो यहां पे आएगा N इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय E. स्टूडेंट, कैपेसिटेंस कितनी है? 2000. तो इसे 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है जी, इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. और जो पोटेंशियल है डियर स्टूडेंट्स वो है जी 16. और चार्ज ऑन, अच्छा ये मैं स्टेप बता देता हूं क्या किया है. ये 2000 है ना, इसे लिखा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है. माइक्रो को लिखा 10 रेज़ टू पावर -6 और ये जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है ना 16 वोल्ट का, ये आगे लिख दिया. अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19. अच्छा नोट करें, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1.6, ऊपर क्या है? 16. तो अगर डिनोमिनेटर में 1.6 को 16 बना लें तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो स्टूडेंट्स, वो जो डेसिमल पॉइंट है ना, उसे आप आगे मूव कर दें तो ये 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20 बन जाएगा. यानी मैंने क्या चीज बताई, इधर जरा गौर कीजिएगा. ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, ठीक है. ये वैल्यू होती है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की. इस डेसिमल पॉइंट को आप यहां पे ले जाएं, तो जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं 10 की पावर मोर नेगेटिव होती है. तो एक डेसिमल पॉइंट तक आगे लेके गए हैं, एक पोजीशन आगे लेके गए, तो 10 रेज़ टू पावर -1 होगा. वो इस -19 से मिलके -20 हो जाएगा. तो अब ये देखें, ये 16 इस 16 से कैंसिल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, देखें
ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻20 है। ये -20 ऊपर लेके जाएंगे वो बन जाएगा +20, तो -6 + 20 आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 14। तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ × 10⁻14। दोबारा सुन लें, इस 10⁻⁻20 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पास बनेगी -6 + 20, तो ये प्लस का 14 आ जाएगा। अब प्लस के 14 में ये पार ऐड कर दें, पार ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 2 × 10⁻17। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जिंग प्रोसेस में ट्रांसफर हुए एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक? वो हैं जी 2 × 10⁻17। और उन तमाम बच्चों को शाबाश जिन्होंने ये आंसर निकाल लिया था। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी के साथ हम इसी टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको इस बात पे कन्विंस किया कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है यानी C = Q/V, इसमें आप चाहे कैपेसिटर की प्लेट्स पे मौजूद चार्ज को डबल करो या प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करो, जितना आप Q चेंज करोगे उतना V चेंज हो जाएगा, या ऐसे कह दें जितना आप V चेंज करेंगे उतना Q चेंज हो जाएगा। इन दोनों को चेंज करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगी। तो सवाल ये पैदा होता है फिर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो जैसा कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में इसे एफएससी में डिराइव किया था, मैं डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ चलता हूं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कब? जब प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो, वो डिपेंड करती है ए पे, ε0 पे और डी पे। ये तीनों क्या चीजें हैं, आइए जरा इसे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है जी, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, और नंबर 3 मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इन तीन चीजों पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अब हमारे सिलेबस में कौन सा कैपेसिटर इंक्लूडेड है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये उसके एरिया की बात हो रही है, लेकिन ये कौन सा एरिया अक्सर ये स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता। तो इसको समझाने के लिए आप सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर की ना एक प्लेट है, कैपेसिटर की एक ये प्लेट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के एग्जैक्ट सामने होती है, ठीक है जी, एक ये प्लेट एक ये प्लेट। तो ये आप फेस देख रहे हैं कि इस प्लेट का वो फेस जिसका रुख इसकी तरफ है, तो ये है फेसिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, ये वाला एरिया है। कई बच्चे इसे दूसरा एरिया समझ रहे होते हैं। तो ये आमने सामने, इस कैपेसिटर की प्लेट और इस कैपेसिटर की प्लेट का फेस आमने सामने है, तो ये ओवरलैपिंग एरिया, ये फेसिंग एरिया, बेसिकली ये वाला एरिया। ये देखें, अगर मैं इसे यूं कर दूंगा ना तो अब सिर्फ ओवरलैपिंग इतने हिस्से में हो रही है, तो अब ये एरिया क्या हो गया, पहले से हाफ हो गया। तो ये फेसिंग एरिया की बात हो रही है। और डी डिस्टेंस कौन सा है इसे भी जरा देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनिशियली डियर स्टूडेंट्स उसकी प्लेट्स के दरमियान मीडियम के तौर पे एयर या वैक्यूम मौजूद है, और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटर है जो कि लेट्स से चार्ज्ड है, एक प्लेट पे एक टाइप का चार्ज है। कई दफा इसे यूं लिखा जाता है कि इस प्लेट पे जो चार्ज है ना वो है +Q का, ठीक है, और कई दफा ये कहा जाता है इसके ऊपर चार्ज है -Q का। और इसकी प्लेट्स के दरमियान मीडियम के तौर पे एयर या वैक्यूम है, और प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को जनाब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं ये बात कर रहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक्चुअली होता कहां से है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं, एक प्लेट के सेंटर से लेके दूसरी प्लेट के सेंटर तक ये डिस्टेंस लेते हैं हम। अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। अक्सर एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि सर जी हमने एक जगह पे क्वेश्चन देखा कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की थिकनेस को डबल कर दिया जाए कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। दोबारा सुन ले, कैपेसिटर की प्लेट्स की थिकनेस को डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको इसकी एक सर्टेन थिकनेस नजर आ रही है, ये थिकनेस है ना, अभी ये थिकनेस है। तो आइए जरा इसकी थिकनेस को चेंज करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी थिकनेस को जब चेंज किया डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स से मैं कहता हूं जी थिकनेस डबल हो गई ऐसे,
अब ये प्लेट इधर पहुंच गई इस तरह से, क्योंकि थिकनेस को आपने क्या कर दिया है, आपने इसकी थिकनेस को डबल कर दिया। ये देखें, इट इज ट्वाइस थिक नाउ, आपने इस कैपेसिटर की थिकनेस को डबल कर दिया। और यहां पर भी ऐसे करते हैं, ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस को डबल कर दे। तो जो बच्चे इमेजिन करते थे ना कि प्लेट्स किस तरह की हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी प्लेट्स, तो एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स ये देखें, हमने जब कैपेसिटर की प्लेट्स की थिकनेस को डबल किया तो कैपेसिटेंस पे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है ये क्या रहेगा, सेम। देखें, कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, आपने मीडियम चेंज नहीं किया, क्या फेसिंग एरिया चेंज हुआ, नहीं हुआ। थिकनेस बढ़ाने से प्लेट्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगा, तो थिकनेस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं होता। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटर की प्लेट्स की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है, इसे याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है, वो कैसे, आप एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, ठीक है। एयर और वैक्यूम के अलावा अगर मैं बाहर से कोई इंसुलेटर ले आता हूं, लेट्स से जी मैं एक प्लास्टिक की शीट इंसर्ट कर देता हूं, मैं ग्लास इंसर्ट कर देता हूं, मैं ग्रीस्ड पेपर यहां पे इंसर्ट कर देता हूं, तो अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम कैन बी रिटन एज सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन्ड है, इसे भी आपने याद रखना है। अब यहां से देखें, सी मीडियम एज इट इज रहने दें, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इसको सेपरेट कर लें डियर स्टूडेंट्स, और एप्सिलॉन आर को सेपरेट कर दें। तो ये वाला जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप सी वैक्यूम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए parallel plate capacitor in the presence of any dielectric medium other than air or vacuum which is represented by C medium, it can be written as C vacuum multiplied by epsilon r। मतलब जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। और यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो किसके बराबर है, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। तो ये इस तरीके से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू को। लेट्स से एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स ये है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, और वो एमसीक्यू ये है कि जनाब अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपके पास है लेट्स से 100 माइक्रोफैरेड, ठीक है, जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इसकी जो कैपेसिटेंस है डियर स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कितनी होगी, 200 माइक्रोफैरेड होगी। तो बताएं जो आप नया मीडियम लेके आए हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। तो इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि जो एप्सिलॉन आर है ये क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, सी मीडियम, सी मीडियम कितना है 200 डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम कितना है, वो है 100। तो माइक्रोफैरेड माइक्रोफैरेड से कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहां से एक और बात समझ में आई कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने ये सोचना है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों हो जाती है, वजह क्या है। उसका जवाब है जो आने वाला डाइलेक्ट्रिक है उसके पोल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें जी, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ठीक है जी, और सपोज कर लें कि इनिशियली ये जो प्लेट है ये फुली चार्ज्ड थी, मतलब जितना इसे बैटरी मैक्सिमम चार्ज कर सकती थी इन दोनों प्लेट्स को कर दिया। तो इनिशियली प्लेट्स के दरमियान एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसे मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूं कि अभी हमने प्लेट्स के दरमियान सिर्फ एयर और वैक्यूम को अज्यूम किया है और बैटरी ने इसे अपनी
कैपेबिलिटी के मुताबिक जितना मैक्सिमम चार्ज करना था कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम आपने रेफरेंस के तौर पे याद रखनी है। अब एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। अब जब यहां पे एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या सोचते हैं, प्लेट्स के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम रहेगी? नहीं, प्लेट्स के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी की ताकत आने वाले नए मीडियम को पोलराइज्ड कर देगी। तो अब जो न्यू डायग्राम बनेगी डियर स्टूडेंट्स वो इसके बिल्कुल पैरेलल है, उसे भी जरा समझिएगा, फिर उसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स होगा ये कि जैसे ही आप एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हो, तो जो प्लेट्स की ताकत है, प्लेट्स की शिद्दत है, प्लेट्स के दरमियान फील्ड की बात कर रहा हूं, प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड की ताकत है, शिद्दत है, वो इस्तेमाल हो जाती है और इस डाइलेक्ट्रिक के पोल्स बना देती है। और पोल्स कुछ इस तरीके से बनते हैं जो कि आपकी बुक में भी बने हुए हैं, तो जस्ट इसे आप लोगों ने याद रखना है। इस तरीके से डाइपोल्स बन जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस। अब डाइपोल बाय डेफिनेशन आपको पता है इसका एक एंड क्या होगा। लेट्स से अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट जरा गौर से ये पॉइंट सीखिएगा। ये देखें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो मैं कम ड्रॉ करूंगा। देखें ऊपर आप देखें कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, काउंट कर लें सिर्फ याद रखने के लिए, जस्ट एक कंपैरिजन मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। अब जब डाइलेक्ट्रिक के आने से पोल्स बन जाते हैं ना, तो अब 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत इस्तेमाल होगी इसको पोलराइज करने में। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम शो करेंगे, 1 2 3 4। अब डियर स्टूडेंट्स इसको ना ऐसे भी समझाया जा सकता है। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट। ये देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनेट होगी। इस वजह से यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो नहीं करते। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और कई दफा ये कॉन्सेप्ट भी हम टीचर्स आपको समझाते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है। ये देखें, इस बात को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इस पोल के अंदर एक अपोजिंग फील्ड पैदा हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये देखें, ये मैंने एक एरो लगा के बताया, यानी कैपेसिटर की फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल के अंदर एक ऐसी अपोजिंग फील्ड पैदा होगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब डाइलेक्ट्रिक के आने से पोलराइजेशन होगी, मान लिया। अब उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो जरा देख लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहला रिजल्ट जो हमें यहां पे नजर आ रहा है वो ये है कि प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2, हमें यह फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन कि प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका ये फॉर्मूला है। अब अगर प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, E का एक और भी तो फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू V ओवर D। प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से डियर स्टूडेंट्स प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। अब एक और चीज देखें जी, कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, Q डिवाइडेड बाय V। अभी आप लोगों ने ऊपर बोला कि प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फिर इनवर्स रिलेशन है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्या आप देखें, डाइलेक्ट्रिक के आने से पहले कैपेसिटर की प्लेट्स पे ये चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद भी कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज उतना ही है, चार्ज कम ज्यादा नहीं हुआ, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मौजूद चार्ज सेम रहा। तो ये जो क्यू नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक वर्ड लिखूंगा कि ये चार्ज क्या रहता है, ये सेम रहता है। तो आपने कितने पॉइंट सीखे, दोबारा जरा देखें। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी और चार्ज सेम रहेगा। अब एक बड़ी जबरदस्त बात, यहां पे अब मैं इसे केस बनाने लगा हूं। मुझे बताएं, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, क्या कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ कोई बैटरी अटैच्ड है? नहीं है। तो इसे आप केस 1 का नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन आपको समझाई है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? विद नो एक्सटर्नल बैटरी, इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी हुई, विद नो एक्सटर्नल बैटरी। और अभी इसकी बात खत्म नहीं हुई, अभी 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं। जस्ट आपको बताना था कि ये मैंने पहला केस आपको समझाया है जिसमें आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक ऐड किया है और यहां पे कोई बैटरी नहीं लगी हुई अभी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स जरा एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। एनर्जी क्या होगी? प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। वैसे तो एनर्जी को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात लाजमी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, एनर्जी होती है 1/2 CV², जिसे हम लेटर ऑन स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। अब जब प्लेट्स के दरमियान आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी का एक डाइलेक्ट्रिक ऐड किया, तो अब ये जो कैपेसिटेंस है ये एप्सिलॉन r टाइम्स बढ़ जाएगी और V² एज इट इज। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये सवाल होता है लेकिन वो पूछते नहीं है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, मैंने यहां पे कहा कि प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल के कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। आप सबने कहा यस सर, बात समझ आ गई। जैसे ही आप इधर आते हैं तो आप कहते हैं सर ये देखें, कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन r टाइम्स बढ़ गई, तो इसके बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कम हो रहा है और इस पोटेंशियल पे क्या है? स्केयर। तो वो डोमिनेटिंग फैक्टर जो कैपेसिटर की एनर्जी को डिसाइड करेगा कि वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वो ये एप्सिलॉन r नहीं है, वो कौन है? वो है V, क्योंकि V के ऊपर क्या मौजूद है? स्केयर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि प्लेट्स के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है और इसके ऊपर स्केयर है। इस वजह से डाइलेक्ट्रिक के आने से एनर्जी भी क्या हो जाती है? रिड्यूस। कितने टाइम्स रिड्यूस होती है? एप्सिलॉन r टाइम्स रिड्यूस होती है। अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई। ये देखें, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। आइए जरा आप इस फॉर्मूला को देखते हैं कि यहां पे ये फॉर्मूला किस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। ये देखें, C का क्या फॉर्मूला होता है? Q/V। तो क्या बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? Q मीडियम डिवाइडेड बाय V मीडियम, और डिनोमिनेटर में Q वैक्यूम डिवाइडेड बाय V वैक्यूम। अब चार्ज तो रहता है सेम। चार्ज क्या रहता है? सेम। ये देखिए, बात की है ना, डाइलेक्ट्रिक के आने से पहले और डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद चार्ज सेम रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नेक्स्ट स्टेप में Q लिख सकते हैं, इसे भी Q लिख सकते हैं, फिर आप इसे कैंसिल कर दें। ये Q इससे कैंसिल, क्योंकि सेम है, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बनेगा, V वैक्यूम डिवाइडेड बाय V मीडियम। तो एप्सिलॉन r आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब देखें जरा एमसीक्यू कैसे डिस्कस किया जा सकता है। लेट्स से मैं आपको कहता हूं, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम प्रेजेंट थी तो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल था 200 वोल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब आपने एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल रिड्यूस होकर लेट्स से 20 वोल्ट रह गया। बताइए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है? तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। आप लिखेंगे एप्सिलॉन r इज इक्वल टू V वैक्यूम डिवाइडेड बाय V मीडियम। वैल्यूज को पुट करें, ऊपर क्या आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 20, 1010 से गया, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 10 वोल्ट आ जाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस पता क्या है? कैपेसिटर आपने लिया, चार्ज था, ठीक है, बैटरी कनेक्ट की हुई है और इसे रिमूव नहीं किया,
अब देखते हैं सेकंड केस। तो अब मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं केस 2। इसके लिए आप वर्डिंग अच्छी से लिख सकते हैं, ये हेडिंग दे सकते हैं, विद एक्सटर्नल बैटरी। क्या होगा? विद एक्सटर्नल बैटरी। तो स्टूडेंट्स मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। ये देखिए जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं। जितनी भी चीजें हैं ये सारी एमसीक्यूज में डिस्कस की जाती हैं। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th ये है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो अब ये चीज याद रखनी है, दोबारा सुन लें। एक कैपेसिटर है, चार्ज्ड है, ठीक है। उस कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ बैटरी अटैच्ड है, वो रिमूव नहीं की। अब बैटरी लगी हुई है और आपने एक डाइलेक्ट्रिक पकड़ के इंट्रोड्यूस कर दिया। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं जस्ट समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना है। अब आपको ये बात समझ आएगी कि सर ने स्टार्ट में जो बताया था ना कि अगर प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल कम हो जाए और बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए तो चार्जिंग होती है। अब यहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में वो सारी बातें बता दी। देखिए जी यहां पे लगी हुई है बैटरी, ठीक है। और अभी ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस बैटरी ने अपनी एबिलिटी के मुताबिक जितना ये कैपेसिटर को चार्ज कर सकता था ना, इसने किया। तो इस प्लेट के ऊपर जनाब पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। और ये देखें प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मौजूद होगी। और अब जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, उसका ये वाला फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये हमें पता है। अब बैटरी कनेक्टेड है, रिमूव नहीं किया आपने बैटरी। मैं इधर वी भी लिख देता हूं ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक ऐड किया। डियर स्टूडेंट्स अब जब आप डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे ना तो इनिशियली तो सारा वही काम होगा, मोमेंटेरियली बात कर रहा हूं। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक ऐड हुआ तो उस लम्हे क्या क्या हुआ, प्लेट्स के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है जी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कम हो जाएगी, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब यहां पे रुक जाए, डाइलेक्ट्रिक ऐड किया, प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल कम हो गया, फिर इसका मतलब है कि बैटरी कनेक्टेड है, रिमूव नहीं की, तो फिर बैटरी का पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा। बैटरी का पोटेंशियल हो गया हाई, तो ये हाई पोटेंशियल है, ऊपर लो पोटेंशियल है। बैटरी दोबारा चार्जिंग शुरू कर देगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को वहां पे भेजेगी। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं। जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल कम हुआ, तो बैटरी ने दोबारा चार्जिंग प्रोसेस शुरू किया। तो अब जो नया चार्ज उसने भेजा मैं उसे ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। लेट्स से यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, और नए चार्जेस यहां पे गए, ठीक है जी। तो अब जरा देखते हैं कि अब एक्चुअली हुआ क्या। अच्छा आप क्या समझते हैं, ये बैटरी बेचारी कब तक चार्ज करती रहेगी? तो स्टूडेंट्स जब तक दोबारा प्लेट्स के दरमियान का वोल्टेज इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं ना हो जाता, इसने चार्जेस को ट्रांसफर करते रहना है, इसने चार्जिंग करते रहना है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल दोबारा से बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे क्या चार्ज सेम रहा? नहीं, चार्ज तो नया गया। पुराने वाला चार्ज ये ब्लैक कलर से आपके सामने है, जो नया चार्ज भेजा वो ब्लू कलर के आपके सामने है, ब्लू कलर से। तो आइए जरा देखते हैं। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला आप सबको याद है प्यारे बच्चों, और वो ये है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। अब जो सी मीडियम है आप इसे लिखेंगे क्यू मीडियम डिवाइडेड बाय वी। वोल्टेज अल्टीमेटली सेम है ना इस वजह से, और क्यू वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी, तो वी वी से कैंसिल हो जाएगा। और अब एप्सिलॉन आर का एक नया फॉर्मूला बन गया क्यू मीडियम डिवाइडेड बाय क्यू वैक्यूम। लेकिन अभी रिजल्ट जरा देखते हैं कि असल में हुआ क्या। स्टूडेंट्स वी सेम हो गया, अब रिजल्ट जरा सुन लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लेट्स के दरमियान बैटरी ने चार्जिंग की दोबारा, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के सेम, तो वी सेम रहा। वी सेम रहा तो अल्टीमेटली प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लें, वो क्या रही, सेम। या प्लेट्स के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही, वो भी सेम रही।
तो V सेम, E सेम। क्या चार्ज सेम रहा डियर स्टूडेंट्स? नहीं, आप लिखेंगे चार्ज सेम नहीं है। तो चार्ज क्या है? चार्ज डिफरेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स एनर्जी के बारे में कौन आंसर करेगा? एनर्जी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, क्या बताएंगे आप? क्या हुआ एनर्जी को? एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, जब आप डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो ये कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाती है, तो जो न्यू एनर्जी होगी ना उसे आप ऐसे लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन R C V स्क्वायर। अब आपने मुझे आंसर देना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब बैटरी लगी हुई है तो अल्टीमेटली V क्या रहता है? सेम। प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? सेम। तो ये देखें, ये V क्या है? सेम है। और एनर्जी को कौन डिसाइड करेगा? ये कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। जब ये कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो इस केस में जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो भी आपने केस डिस्कस किया है विद एक्सटर्नल बैटरी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। और ये एमसीक्यू मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स यहां पे ये मैंने एमसीक्यू लिखा कि सपोज करें जी, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम थी तो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कितना था? 50 माइक्रोकूलम। फिर आपने क्या किया? आपने ग्लास वूल को इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो बैटरी ने मजीद जो चार्ज प्लेट्स पे भेजा वो कितना है? 120 माइक्रोकूलम मजीद चार्ज बैटरी ने भेज दिया, जैसा कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। तो बताइए ये जो आप नया डाइलेक्ट्रिक लेके आए इसकी एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या है? और आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 2.4, 1.4, 3.4 और 2। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था। इसे टेक्स्ट बुक से अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।